हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कृष्णानंद साहू और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़े थे। चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हम लोग ये सभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसने ये नहीं देखा है वो जा कर के प्रीवियस लेक्चर देखकर ही आए। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक्स, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है, कूलॉम्स लॉ कहाँ पर इसका क्वेश्चन बनता है, ये सभी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। आज पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ बच्चों कहता है क्या कि द फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज, द फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज। कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात क्या है, अगर मैं इसका हिंदी लिखूं बच्चों तो होता है क्या, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, ये बोल रहा है लॉ कि फोर्स, मान लीजिए मेरे पास 2 चार्ज है, एक प्लस Q1 चार्ज, इधर एक चार्ज और है, ये माइनस प्लस दोनों हो सकता है बच्चों, Q2 चार्ज है। इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस क्या हम मान लेते हैं, R है। 2 चार्ज हैं, 2 आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। अब पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, फोर्स ड्यू टू 1 चार्ज सेकेंड की वजह से, अर्थात पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल क्या होगा,
F21 और इसके आवेश के द्वारा इस पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा, F21, ओके सॉरी F12। अब बच्चों क्या है, ये दोनों बल क्या है, बराबर और विपरीत है। सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। मैग्नीट्यूड डिवाइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू F21। इस प्रकार लिख दिए हम लोग। क्या कहता है कूलम्ब लॉ, देखिए यहाँ पे कि लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। पहला समीकरण, लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बच्चों जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, वो क्या होता है K। यहाँ पे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हो गया ये कूलम्ब्स का लॉ। यहाँ पे बच्चों K की वैल्यू क्या लिखेंगे, K इक्वल टू 1/4 पाई, यहीं पे लिख देते हैं बच्चों, इधर नहीं दिख रहा होगा। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बच्चों इसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि ये बहुत एक अच्छी टॉपिक है, एक फील देने वाली टॉपिक है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। इसका हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक अच्छा फील के साथ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। और अगर इसकी बात करें हम, अगर एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, वायु और निर्वात के लिए, एयर एंड वैक्यूम के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बच्चों 9 × 10⁹। और कैसे निकालेंगे इसका यूनिट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई है ना, तो यहाँ से मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे, अगर इसका यूनिट्स निकालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, तो इसका टोटल का मात्रा क्या हो जाएगा मान, यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका मान जो होता है एप्सिलॉन का मान ओनली 8.85 × 10⁻⁻12। और यहाँ से आप इसका यूनिट्स निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका यूनिट्स क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से इसका यूनिट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ से इसका यूनिट्स निकाल लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। सो
ये हुआ हमारा क्या, कूलॉम्स का नियम। कूलॉम का नियम जो है बच्चों वो डिपेंड करता है किस पर, माध्यम पर, यानी ये जो है माध्यम पर डिपेंड करता है। इट इज अ डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इसका ग्राफ शो करने जा रहे हैं हम लोग। तो ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, तो ग्राफ होगा इसका ग्राफ देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ पे फोर्स वर्सेस R का ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, इधर हो गया आपका डिस्टेंस R, इधर हो गया फोर्स F। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है बच्चों वैसे वैसे फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है। यानी इसका ग्राफ जो होगा ये हो गया F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब यहाँ पे बच्चों जो है एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर हम दूरी को 2 मीटर बढ़ा दें तो फोर्स कितना गुना कम हो जाएगा। दूरी को 2 मीटर बढ़ाएंगे तो फोर्स कितना गुना कम हो जाएगा। और फोर्स आप देखिए यहाँ पे देखिए 2 मीटर दूरी बढ़ा दिए तो 2 दूना के 4 यानी 4 हो गया, तो 4 गुना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम दूरी को 2 मीटर कम कर देंगे तो 4 गुना फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी फोर्स जो है बच्चों वह डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। क्या इतनी बातें क्लियर है, वेरी गुड। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक मिनट बच्चों, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा देखिए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं, वेरी सिंपल टॉपिक्स। देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 आवेश है Q1, इधर क्या है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, मैं बोल देता हूँ क्या है, मॉड r डिस्टेंस है। इसके द्वारा इधर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F12 हो जाएगा। इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F21। हमको इसका सदिश निरूपण करना है। तो पहले आवेश का इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बोलते हैं क्या, R1 बोल देते हैं। और इसके वजह से जो डिस्टेंस होगा इसके लिए बोल दे रहे हैं R2 बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बच्चों क्या होगा, अगर आप निकालना चाहोगे तो ये इस आवेश के लिए निकाल रहे हो तो ये आवेश के लिए डिस्टेंस हो गया इनिशियल और इसके लिए हो गया फाइनल। तो कैसे घटाते हैं वेक्टर रूप में, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, नीचे के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए निकालोगे तो ये इनिशियल हो गया यानी प्रारंभिक बिंदु और ये वाला अंतिम बिंदु। तो यहाँ से अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये क्या हो जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बात क्लियर है क्या बच्चों। यानी इधर हम चलेंगे तो ये वाला केस ले लेंगे R2 माइनस R1 और इधर चलेंगे तो R1 माइनस R2 ले लेंगे। सो यहाँ से हम निकाल रहे हैं फोर्स 1 यानी दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपका बच्चों, K
Q1 Q2 बाई मॉड R का स्क्वायर। और हम डायरेक्शन की वजह से चल रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप, R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 और ये क्या हो जाएगा मॉड R की जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटा के मॉड ए वेक्टर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर्स और ये क्या हो जाएगा आपका मॉड के रूप में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। अब देख रहे होंगे यहाँ से F12 K Q1 Q2 बाई ये कितना हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का ये क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये हो जाएगा। ये हो गया किसके लिए, पहले वाला बल के लिए सदिश निरूपण। ठीक इसी प्रकार सेकेंड का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब और ये क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये है आपका कूलाम के नियम का निरूपण, कूलाम के नियम का निरूपण। क्या ये टॉपिक समझ में आई, यानी यहाँ पे बस यही देखना है आपको कि इसके द्वारा इस पर क्या होगा, ये इनिशियल में हो जाएगा, ये फाइनल पे हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 चलेंगे, अगर इधर चलेंगे तो इधर अगर आएंगे तो ये इनिशियल ये फाइनल हो जाएगा, यानी ये प्रारंभिक और ये अंतिम हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग बच्चों, मिटा दिया चाहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में क्या डिफरेंट है और क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटी है। तो आप देखेंगे एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। और अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पढ़े हैं क्या। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे होंगे कि दोनों लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो कर रहे हैं। दोनों लॉ क्या कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो कर रहे हैं, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं ये। तो सिमिलरिटी क्या हो जाएगी इनकी, सिमिलरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो कर रहे हैं दोनों फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये क्या करते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। आप देख भी सकते हैं F प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्या है इसका समानताएं, दोनों बल जो होते हैं केंद्र से केंद्र की ओर लगते हैं, यानी सेंटर टू सेंटर। इलेक्ट्रिक स्टैटिक बल भी जो क्या है सेंटर से सेंटर की ओर लगता है, और आपका जो ग्रेविटेशनल बल है वो भी क्या लगता है, केंद्र से केंद्र की ओर लगता है। तो दोनों बल क्या हो जाएंगे, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर, एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर,
यानी जो है ये केंद्र से केंद्र की ओर लगते हैं, केंद्र से केंद्र की ओर। समानताएं दोनों हो गई। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है इसमें, भिन्नताएं क्या हैं इसकी, तो भिन्नताओं में जो आएगा आपका पहला डिफरेंस क्या है इनका, डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी आकर्षण बल होता है, और वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी बात Fg जो होता है अट्रैक्टिव होता है फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और Fi जो है आपका अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव दोनों होती है, अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव दोनों होती है। दूसरी पॉइंट क्या है इसमें, Fg जो होता है माध्यम से स्वतंत्र होता है, यानी कहीं भी लग सकता है। आप देख भी रहोगे अंतरिक्ष में जो फोर्स लगती है ना ग्रहों के बीच में, सेटेलाइट ग्रह जो होते हैं उनमें क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Fg जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, पेंडेंट ऑफ मीडियम, ओके ये माध्यम पर निर्भर करते हैं, अरे सॉरी ये माध्यम से स्वतंत्र होते हैं, माध्यम से स्वतंत्र, ओके ये माध्यम से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सेकेंड क्या है इसका Fi बच्चों, इट इज ए डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर करता है, तो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये माध्यम पर क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ये माध्यम का मतलब क्या है, वायु के लिए अलग होगा, अन्य मीडियम के लिए अलग होगा, अलग अलग मीडियम के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए क्या है ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये समानताएं और भिन्नताएं थी गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में। क्या इतनी टॉपिक समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स क्या होता है बच्चों? लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, सीमाएं क्या हैं इसकी, ओके इनकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो ये जो है पहला है, इट इज ए नॉट वैलिड एक्सटेंडेड चार्ज, इट इज अ नॉट वैलिड एक्सटेंडेड चार्ज। यह बड़े आवेशों पर लागू नहीं होता है, यह बड़े आवेशों पर लागू नहीं होता है, यह बड़े आवेशों पर लागू नहीं होता है। जैसे मान लो मेरे सामने एक आवेश ये है बड़ा सा, मान लो मेरे पास एक आवेश ये है बड़ा सा, एक आवेश ये बड़ा सा है। अगर ये दोनों आवेश क्या है, बहुत पास पास रखे हुए हैं, पास पास रखे हैं, तो इन पर कूलॉम का नियम नहीं लागू होगा। लेकिन ये आवेश भी क्या हो सकते हैं, ये भी जो है आवेश
पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। अगर इन आवेशों को बहुत दूर रख दिया जाए तो इनके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह होगा। तो पॉइंट चार्ज का एक फ्री डिफिनेशन नहीं बता सकते बच्चों, मतलब ये अगर पास होंगे इनके लिए बड़ा हो जाएगा, यही आवेश क्या होगा, दूर दूर हो जाएंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेंगे। सेकेंड क्या है बच्चों, यदि एक आवेश स्थिर है और एक आवेश गतिशील है तो कूलाम का नियम लागू होता है। यानी क्या है, इफ वन चार्ज मोशन, एक चार्ज क्या है मोशन में है, एंड अदर चार्ज क्या है आपका रेस्ट में है। ओके, एक चार्ज क्या है स्थिर है और एक चार्ज क्या है मोशन में है, तो वहां पर कूलाम का नियम लागू होता है। थर्ड क्या है बच्चों, बोथ चार्ज एट रेस्ट, अगर दोनों आवेश क्या है स्थिर है, दोनों आवेश क्या है स्थिर हैं, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, अगर दोनों आवेश क्या हैं स्थिर हैं तो वहां पर कूलाम का नियम लागू होता है। दोनों चार्ज क्या हैं आवेश स्थिर हैं तो कूलाम का नियम क्या होगा, तो वैलिड यानी लागू होगा। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होगा यहाँ पर लागू होगा। अगर बच्चों दोनों चार्ज गतिशील हैं तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। अगर दोनों चार्ज क्या है मोशन में है, जैसे ये आवेश है ये आवेश है, दोनों मस्त झुमझुम भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो इस पर क्या होगा लागू नहीं होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं किस पर बच्चों, पॉलीगॉन टाइप्स न्यूमेरिकल, एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर। पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल क्या है ये, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स, ओके, पॉलीगॉन टाइप्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक क्वेश्चन लेते हैं, पॉलीगॉन टाइप्स एंड डिस्टेंस, एक अलग दूरी के न्यूमेरिकल का लेना, मतलब दो आवेश जब स्थिर है तो कहाँ पे एक पॉइंट को रखा जाए उसके लिए भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी डायमेंशन क्या है ए और ए है साइड, और इस पर सभी पर क्या रखा गया है प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, सबका बिंदु क्या है ए बी और सी। तो हमसे पूछता है फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट पॉइंट सी, बिंदु सी पर क्या करना है फाइंड एफ नेट, संपूर्ण बल ज्ञात कीजिए एट पॉइंट सी, बिंदु सी पर जो है संपूर्ण बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हमको सी पर चाहिए, सी पर क्या चाहिए संपूर्ण बल चाहिए,
ठीक है। सी पर संपूर्ण बल चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका, ये दोनों आवेश क्या है, सेम है ना। जब दोनों आवेश सेम होते हैं तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, सर आप ना कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए ये इस पर फोर्स लगाएगा, कैसा होगा, FAC, ओके। और ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो कैसा होगा, ये प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो दूर भागेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FBC। इनका बोला है कि इस बिंदु पर संपूर्ण बल ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। सभी आवेश समान है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, therefore FBC are equal to FAC is equal to F is equal to K Q into Q square distance A, K Q square by R। अब हमको नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, F नेट फोर्स, तो ये हो जाएगा क्या आपका, दोनों बल बराबर हैं तो किसी एक का रख देते हैं, F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, F स्क्वायर प्लस 2 कॉस 60 अंश कमाने के बटा 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से खास 60 अंश कमाने 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा F स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा F रूट में 3। F नेट फोर्स कितना आ गया आपका, F नेट 3। और यहाँ पे F का मान जब रखेंगे तो F नेट हो जाएगा आपका K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर और ये रूट में 3। ये हो जाएगा आपका क्या, इसका फाइनल आंसर। इसका रिजल्टेंट कहीं B से ऐसे निकलेगा इससे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। एक अदर लेते हैं, अदर कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं बच्चों, एक अन्य न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम लोग। अन्य न्यूमेरिकल्स होगा आपका स्क्वायर में लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में आपका प्रत्येक पर क्या है, प्लस Q चार्ज स्थित है। ये A हो गया, ये B, ये C और ये D हो गया। हमको पूछ रहा है कि बिंदु C पर F नेट ज्ञात कीजिए, बिंदु C पर संपूर्ण बल ज्ञात की। चलो मैं लिख देता हूँ, बिंदु C पर संपूर्ण बल F नेट, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके वजह से एक डायगोनल बना लेते हैं। ये इस पर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड बाहर की ओर, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, ये भी लगाएगा एक बाहर की ओर। तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की ओर FBC, और ये वाला इधर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये FDC, और ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स FAC। बच्चों इन दोनों का परिणामी निकाल करके इसी पर आएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर therefore FDC इक्वल टू FBC। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी आवेश क्या है, समान, तो हर से ये डिस्टेंस क्या है आपका, सेम है। ये डिस्टेंस सेम तो कितना होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कड़ी में 2 निकाल के चेक करिए क्या आएगा, यहाँ से निकालिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और यहाँ से एक कड़ी में 2 हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका,
1 कड़ी में 2, ए रूट्स 2। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा बल, के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर इक्वल टू एफ कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों सभी आवेश क्या है, ये डिस्टेंस सेम है, तो इसके लिए बल क्या होगा, समान होगा। अच्छा, इसके लिए बल क्या हो जाएगा, एफ ए सी के लिए, तो इस आवेश की वजह से लगने वाला बल क्या होगा इस पर, के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है, 1 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बटा के 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का परिणामी निकालते हैं, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट किसी इसी पर आएगा, तो निकालते हैं एफ नेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ नेट डैश कर देते हैं इसको, चलो। तो इसके लिए एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और प्लस के 2f इंटू एफ और कॉस 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, ये वाला 90 डिग्री है ना, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से एफ डैश नेट कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो मान 0 हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर आएगा और यहाँ पे f रूट में 2 आएगा, यानी ये हो जाएगा f नेट। अब आपको f नेट मिल गया है, तो इसी पर रिजल्टेंट आया है कितना, f नेट डैश आया है आपका, है ना। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, ये सेम है ना, ये वाला और ये वाला क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो f नेट इक्वल टू एफ नेट डैश प्लस के एफ ए सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एफ रूट में 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप मान रख दोगे यहाँ पे, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट में 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से जो आपका कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो रूट में 2 प्लस के 1 बाई 2 बचेगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका नेट फोर्स हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गई? जो भी बच्चों टॉपिक समझ में नहीं आएगा उसे आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, एक होता है सिमेट्रिकल में। नेक्स्ट क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या है आपका, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है और यहाँ पे सभी पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर पर एक आवेश क्यू है, एक आवेश क्या है, क्यू है। अब हमसे पूछेगा कि केंद्र पर बताइए संपूर्ण बल क्या होगा अगर समान चार्ज हैं तो। अब जैसे मान लो ये भी है, ठीक है, सब पर क्या है, समान चार्ज है, ठीक है। तो इसके सेंटर पर अगर कोई पूछ रहा है तो क्या होगा, या ये ट्रायंगल है, अगर ये समान चार्ज है तो इसके सेंटर पर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है अगर। तो बच्चों ध्यान देना, इसके ट्रायंगल पर जो है संपूर्ण आवेश क्या रहेगा, यानी संपूर्ण बल क्या हो जाएगा, नेट बल 0 होता है। कैसे देखो, अगर मैं बात करूं इसका और इसका बात करूं, तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा, ये प्लस चार्ज है तो इधर की ओर बल लगेगा, इसकी वजह से प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, ये आवेश और ये आवेश प्रतिकर्षण करेंगे, इधर बल लगाएंगे, ये आवेश इधर की ओर प्रतिकर्षण करेगा, ये से बल लगाएगा, और ये इधर लगाएगा तो कैसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा। देखो ना यहाँ पे, ये एक बल इधर, एक बल इधर, एक बल इधर और एक बल इधर, दोनों सभी बल क्या है, बराबर और विपरीत होने की वजह से, क्योंकि आवेश क्या है सबके समान है, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये सेम अगर मान लेते हैं तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट 0। तो अगर समान चार्ज दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल चार्ज दिख रहे हैं, तो उसके केंद्र पर क्या होगा, संपूर्ण बल 0 होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में, और इसका एक मस्त पोस्टमार्टम करेंगे,
और बच्चों कोई भी टॉपिक्स अगर आप लोग को समझ में नहीं आती है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।